दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि 2.1 चैनल की होम थिएटर की जो बोर्ड आती है, ऑडियो बोर्ड, जो TDA 2030 IC से 3 IC के पेयर पर बोर्ड बनी हुई होती है, ये जो है पिछले बार हमने इस पे वायरिंग करके आपको दिखाया था। ये बोर्ड ओसवाल कंपनी की है और ये मार्केट में इजी अवेलेबल है। ओसवाल कंपनी के अलावा और भी कंपनियों की बोर्ड आपको मार्केट में उपलब्ध है और लगभग उनका जो सर्किट डायग्राम का डिज़ाइन है वो एक ही है। आप उस अनुसार इसका वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वायरिंग को समझने की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मार्केट में होम थिएटर जब आप रिपेयरिंग के लिए आता है आपके पास में, तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बट मैं आपको आज इंटेक्स कंपनी की बोर्ड पर डिज़ाइन को समझाना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो काम में नए हैं और उनको इस बात की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी भी ट्रैक को पकड़कर कैसे यह समझ सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन हमें कहाँ लगाना है। ओसवाल कंपनी की इस बोर्ड पर जब मैंने पहले वायरिंग आपको दिखाई थी, तो इसके इस 5 पिन पर मैंने 2 नंबर और 5 नंबर पर इनपुट लगाकर दिखाया था। और यहाँ मैंने एक कंट्रोलर लगाया था बेस के लिए, जो कि 4558 IC के द्वारा लो पास फिल्टर के थ्रू इस 2030 IC से क्रॉस होते हुए आपको सबवूफर के लिए कनेक्शन जाता है। बट जब हम किसी ब्रांडेड कंपनी की, कोई भी कंपनी की, जैसे कि ये बोर्ड मेरे पास अभी जो उपलब्ध है ये इंटेक्स कंपनी की बोर्ड है, और इंटेक्स कंपनी की बोर्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन है। यहाँ 6 पिन दी हुई है। आपको मैं करीब ला के दिखाता हूँ। आप देखिए, इसमें 6 पिन लगी हुई है और ये आपका सबवूफर का आउटपुट है और ये सबवूफर कंट्रोलर के लिए यहाँ कंट्रोल लगाना है। यहाँ 2 पिन की जैक दी हुई है और यहाँ 2 जैक लगी हुई है, 2 पिन की 2 जैक लगी हुई है। अब आपको अगर इसमें समझना हो तो आप कैसे समझेंगे? आज का वीडियो इसी विषय पर है। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। मैं समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे यह उम्मीद है कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर इंटेक्स के इस बोर्ड पर, जहां ऊपर में कोई कनेक्शन का कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि पिछले बोर्ड में मैंने दिखाया था कि यहाँ वूफर लिखा हुआ है, यहाँ बेस का आउटपुट है वो लिखा हुआ है, यहाँ 12012 लिखा हुआ है, यहाँ स्पीकर आउटपुट लिखा हुआ है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। लेकिन इस तरह की बोर्ड जब आपके पास रिपेयरिंग के लिए आती है तो आपके पास ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। अब जब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है तब आप कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा कनेक्शन कहाँ देना है? अक्सर हाँ, जो यहाँ ब्रिज डायोड बनी होती है, 4 डायोड की एक सीरीज बनी होती है, ये ब्रिज होता है और ब्रिज डायोड पे हमें TDA 2030 IC को चलाने के लिए 12012 की कनेक्शन देनी होती है, जो कि 3 एम्पेयर की होती है। 3 एम्पेयर 12012 इसके लिए सफिशिएंट कनेक्ट पावर प्रोवाइड करता है और इस पे एम्पलीफायर जो है बेहतर तरीके से बच पाता है। आज भी हम इसमें कनेक्शन को समझेंगे और फिर इस तरह की 2 सैटेलाइट स्पीकर को मैं कनेक्ट करूंगा। ये इंटेक्स की ही है और इस पर हम संगीत को सुनेंगे और ये समझ पाएंगे कि आखिर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, किसी भी कनेक्शन को समझने के लिए पहले उसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये पिन है, ये पिन आप देख सकते हैं, ये वाली पिन, ये 12012 के लिए है। अब 12012 में अक्सर हाँ, जब भी हम कोई कनेक्शन देते हैं तो वो 12 0 और 12 होता है। इस तरह से कनेक्शन हम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कनेक्शन को समझने की आवश्यकता है। यहाँ इसलिए समझने की आवश्यकता है कि जब कोई कंपनी अपना बोर्ड डिज़ाइन करती है तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है और डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन कर देती है, जिससे नए कामगारों को, नए इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियन को थोड़े से
परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो जानते हैं, जिनको जानकारी है, जो ट्रैक को समझते हैं, जो इनकी बेसिक कंपोनेंट्स को समझते हैं, उनके लिए ये परेशानी नहीं है। लेकिन जो नए काम करने के लिए आए हैं उनको ये समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो वो परेशानी आपको ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए मैं वैसे लोगों को समझाना चाहता हूँ जो इस फील्ड में नए हैं और इस चीज़ को समझना चाहते हैं। दोस्तों, ये 4 डायोड जो लगी हुई है, ये 4 डायोड से यहाँ ब्रिज बनी हुई है। अब ब्रिज के आउटपुट पे हमें पता है कि जब डबल पावर सप्लाई इसमें चलाया जाता है, 12 प्लस 12 माइनस और ग्राउंड, उस कंडीशन पे हमें 2 कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ पे कनेक्ट किया जाता है। ये 2 कैपेसिटर जो सीरीज़ पे कनेक्टेड होती है, एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ कनेक्ट रहता है। तो इस कैपेसिटर के ट्रैक को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये कैपेसिटर है, इसकी ये 2 पॉइंट है, 1 और 2, और ये दूसरी कैपेसिटर है, इसकी ये दोनों पॉइंट है, 1 और 2। आप देख सकते हैं इसकी जो माइनस है, ये माइनस पॉइंट है, ये इस कैपेसिटर की इस प्लस पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है कि एक कैपेसिटर की माइनस जो है दूसरे के प्लस से कनेक्टेड है, उस कंडीशन पे जब भी हम 12-0-12 माने डबल पावर पे काम करते हैं, चाहे वो 24-0-24 हो या फिर वो 30-0-30 हो, कोई भी, अगर हम डबल पावर पे प्लस माइनस पावर की जहां बात आती है कि प्लस 12 माइनस 12 और ग्राउंड, उस कंडीशन पे 2 कैपेसिटर जो सीरीज पे लगी होती है, उस कैपेसिटर की जो पॉइंट माइनस और प्लस कनेक्टेड होता है आपस में, वही ग्राउंड होता है। अब जैसे इस कैपेसिटर की ये पॉइंट प्लस, यहाँ इसकी प्लस जो है वो यहाँ माइनस से कनेक्टेड है। तो अगर इस प्लस और माइनस की जहाँ कनेक्शन बन रही है, अगर हम उसे ध्यान से देखते हुए, इसको मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे रखते हुए इसके प्लस को अगर लेता हूँ और इसके पॉइंट को चेक करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं 573 का वैल्यू शो कर रहा है, 686, 689, ये बढ़ता जा रहा है। दूसरे पॉइंट पे मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ भी 649, ये भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट को शो कर रहा हूँ तो ये कंटिन्यूटी में बीप दे रही है। अर्थात ये जो हमारा पॉइंट बनता है, ये पॉइंट हमारा ग्राउंड का बनता है। तो यहाँ 12-0-12 के बजाय यहाँ 12-12-0 लगेगा। अर्थात ट्रांसफार्मर जो है, हमारे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, उसकी दोनों साइड की जो वायर होती है, इसमें से 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है। 12-0-12 1 एम्पेयर की ट्रांसफार्मर है, इसके दोनों साइड के वाइंडिंग से 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है एसी में, और बीच का जो पॉइंट रहता है ये ग्राउंड रहता है, 0 रहता है। तो उस कंडीशन में मैंने इस 12 पे रेड लगाया हुआ है, इस 12 पे ब्लैक लगाया हुआ है, और जो हमारी ब्राउन वायर है वो 0 पे लगी हुई है। तो हम इसी तरीके से अगर इसका वायरिंग करते हैं, तो मैं पहले इसे वायरिंग कर देता हूँ। ये जो हमारा ब्राउन है ये ग्राउंड पे चल जाएगा। और इसकी जो ये दोनों पॉइंट है, रेड और ब्लैक, ये 12 वोल्ट की है। तो ये यहाँ 12-0-12 ना होकर 12-12-0 की कनेक्शन बनेगी ट्रैक के हिसाब से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका बोर्ड जो है वो शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो कंपनियां इस तरह की काम करती है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहें और थोड़ी सी परेशानी आपको हो, और जब परेशानी होगी तभी आप काम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब सोल्डरिंग करने के बाद सबसे पहले जो है वो इसके पॉइंट को चेक करने की आवश्यकता होती है। तो आप पॉइंट को बेहतर तरीके से चेक कर लें ताकि आपके सोल्डर से कोई पॉइंट शॉर्ट ना हुआ हो। और बेहतर यही होगा कि जब इतनी बारीक एरिया में आप सोल्डरिंग करें तो आपका जो सोल्डरिंग आयरन हो वो उसकी बीट जो हो वो पतली हो। पतली बीट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर काम में आता है। अब चूंकि मैंने यहाँ 12-0-12 की
सॉरी 12 ज़ीरो की कनेक्शन दे दी है, तो इस कंडीशन में इसमें पावर तो पहुंच जाएगा। लेकिन फिर बात आती है कि हम स्पीकर की आउटपुट कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों ये जो जैक इसमें दिया हुआ है ये आउटपुट के लिए ही दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 2030 आईसी की जो चौथी नंबर पिन है, वो चौथी नंबर पिन जो होती है वो इसके आउटपुट की पिन होती है। TDA 2030 की जो फोर्थ नंबर पिन है वो इसकी आउटपुट की पिन है। अगर मैं देखूं तो ये पहली आईसी हुई, ये पहली आईसी हुई, ये दूसरी आईसी हुई, ये 2 चैनल के लिए है और ये सबवूफर के लिए है, और इसी 2 चैनल पे ये जैक लगे हुए हैं। तो ये जैक के जो वायर हैं, अगर मैं इसको टच करता हूँ 1 2 3 4, ये 4 नंबर पिन है, सॉरी ये तो सबवूफर के लिए है, 1 2 3 4, ये 4 नंबर पिन है, 4 नंबर पिन यहाँ आई है, और यहाँ से क्या लगी हुई है, देखिए ये 1 2 3 और इस 4 नंबर पिन है। 4 नंबर पिन से आप कंटिन्यूटी नापिए तो ये आउटपुट की पिन पर कंटिन्यूटी बता रही है, अर्थात ये इसका एक चैनल का आउटपुट है। वहीं दूसरे चैनल पे 1 2 3 और इस 4 नंबर पिन है। 4 नंबर पिन से हम कंटिन्यूटी नापते हैं तो देखिए यहाँ कंटिन्यूटी बता रही है, मतलब ये 2 जो पिन है ये स्पीकर आउटपुट के लिए है। तो स्पीकर आउटपुट पे जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं सैटेलाइट स्पीकर के वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। अब सैटेलाइट का जो एक पॉइंट है ये मैं इसमें प्लस में दे रहा हूँ, और ग्राउंड जो है वो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। ये हमारा ग्राउंड का पॉइंट है। ग्राउंड आप कंटिन्यूटी पे सर्च करके देख सकते हैं कि ग्राउंड आपको कहाँ मिल रहा है। वहीं दूसरे स्पीकर पर अगर मैं देखूं तो और एक सैटेलाइट का कनेक्शन मेरे पास में है। मैं दोस्तों एक का ग्राउंड मैंने यहाँ से ले लिया है, एक का ग्राउंड मैंने यहाँ से ले लिया है। ये ग्राउंड ट्रैक आपस में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, और मैंने दोनों की आउटपुट की वायर जोड़ दी है। अब ये तो हो गया पावर का, ये हो गया आउटपुट का। अब तीसरा सवाल आता है कि हम इनपुट कहाँ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे पास, जो मैंने बार बार आपको दिखाया हुआ है कि मेरे पास किसी भी एम्पलीफायर को चेक करने के लिए ये मोबाइल अडेप्टर के थ्रू मैंने एक इसमें ब्लूटूथ चिप छोटी सी डाली हुई है, और इसी का 2 आउटपुट कनेक्शन लिया हुआ है। ये आउटपुट एक जो है ये पीली वायर टूट गई है, मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ अभी। ये पीली वायर और ये पीली वायर ये दोनों चैनल के लिए है, और ये ग्राउंड है। इसी से आगे बढ़ते हुए मैंने 2 RC जैक भी लगाए हुए हैं, ताकि कहीं अगर ज़रूरत पड़े RC जैक का तो आप RC जैक भी डायरेक्ट यहाँ इन करके ऑडियो को चेक कर सकते हैं। पहले मैं इस पीली तार को जोड़ लेता हूँ, ये हमारी टूट गई है। बार बार सोल्डिंग होना, तार लगना, तार निकलना, इन सब से तार टूटती रहती है। तो पहले तो मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों मैं सोल्डर को भी हमेशा डब्बे के अंदर ही रखता हूँ, इस कारण से क्योंकि बाहर वातावरण में बहुत सारे धूल रहते हैं, और खुला सोल्डर रखने से होता क्या है कि इस पर डस्ट की लेयर बन जाती है, जो बाद में सोल्डरिंग करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्लियर सोल्डरिंग नहीं हो पाता है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि 2030 आईसी पे, जैसे कि मैंने इस पे आपको दिखाया था कि इसकी जो ये वाली बोर्ड में जो इसकी 1 नंबर पिन से कैपेसिटर निकली हुई थी, ये इस कैपेसिटर के थ्रू और नीचे वाले जंपर के थ्रू, सॉरी आपको दिख रहा है कि नहीं, इस कैपेसिटर के थ्रू और नीचे वाले जंपर के थ्रू, ये कैपेसिटर 1 नंबर पिन से कनेक्टेड है, फिर कैपेसिटर का माइनस इस जंपर से कनेक्टेड है, और ये जंपर जो है 2 नंबर पिन से कनेक्टेड है। मैं एक बार चेक करवा देता हूँ आपको, आप क्लियर हो जाएंगे। पिछली बोर्ड में मैंने स्पष्ट आपको बताया हुआ था।
ये जो नीचे वाली जंपर है, ये देखिए, ये इसकी 2 नंबर पिन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब 2030 आईसी का बेसिक ही यही है कि उसका 1 नंबर पिन जो है वो 1 नंबर पिन इनपुट के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये इसका 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन से यहाँ 2 कैपेसिटर छोटे छोटे लगे हुए हैं, देख सकते हैं, ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ भी 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये 2 कैपेसिटर जो है इसके थ्रू इस 6 पिन में से पिन कनेक्टेड है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि इसकी जो कैपेसिटर है वो 1 नंबर पिन से कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं इस कैपेसिटर के प्लस के पॉइंट पे एक पिन टच करता हूँ और यहाँ ये वाली तो नहीं लग रही दोस्तों, इसको देखा जाए। देखिए ये कैपेसिटर जो है ये 1 नंबर पिन से कनेक्टेड है। ठीक है, अर्थात ये कैपेसिटर के थ्रू हमें इनपुट जाना है। अब इसके माइनस को टच करते हुए हम पिन की कंटिन्यूटी टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस पिन पे ये कनेक्टेड है। मैं पहला पिन पे, देखिए पहले ही पिन पे ये कनेक्टेड है। ठीक है, 1 नंबर पिन से ये एक कैपेसिटर छोटी वाली जो लगी हुई है जिसका वैल्यू है 0.1 यूएफ 50 वोल्ट। ठीक है, 0.1 यूएफ 50 वोल्ट की ये कैपेसिटर है। इसकी जो ये कैपेसिटर है ये पहले नंबर पिन से टच है। तो इसका मतलब 0.1 यूएफ की जो कैपेसिटर है वो हमारे इनपुट में यूज़ की गई है। दूसरी जो कैपेसिटर है वो 10 यूएफ 25 वोल्ट की है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास बोर्ड होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ भी सेम कंडीशन है। 10 यूएफ 25 वोल्ट की एक कैपेसिटर है और 0.1 यूएफ 50 वोल्ट की एक कैपेसिटर यहाँ लगी हुई है। तो अर्थात इसका भी 1 नंबर पिन से ही कनेक्शन होना चाहिए। इसका 1 नंबर पिन से अगर हम चेक करें तो इसका कैपेसिटर का प्लस पॉइंट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। देखिए कनेक्शन आपको दिखा रहा है, सायरन की आवाज़ आ रही है, अर्थात यही कैपेसिटर यहाँ से कनेक्टेड है। अब इसके माइनस पे अगर हम चेक करें तो दूसरे पे नहीं बता रही है, तीसरे पे भी नहीं बता रही है, चौथे पे भी नहीं बता रही है, पाँचवें पे भी नहीं बता रही है, तो ये छठे पे बता रही है। अर्थात इसका इनपुट का जो कनेक्शन है वो 1 और 6 पे बनेगा। तो 6 पिन की है, मतलब पहली और आखिरी। तो पहली और आखिरी पे हम इनपुट का कनेक्शन यहाँ देंगे। ये आखिरी पे मैं एक लगा देता हूँ। ये आखिरी पे मैंने एक चैनल लगा दिया और ये पहली पे मैंने एक चैनल लगा दिया। अब ये ग्राउंड की जो कनेक्शन है वो ग्राउंड की कनेक्शन हम कहीं भी दे सकते हैं। हालांकि हमिंग की प्रॉब्लम होगी तब थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, और नहीं तो आप ग्राउंड की कनेक्शन कहीं भी दे सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ग्राउंड का कनेक्शन मैं यहाँ दे दिया हूँ साथ में। ठीक है, हमारा कनेक्शन लगभग कंप्लीट है, हो चुका है। अब ये दोनों सैटेलाइट का स्पीकर मैं यहाँ रखता हूँ सामने। एक तो ये हो गई मेरी, एक ये हो गई मेरी। ठीक है, मैं मल्टीमीटर हटा ले रहा हूँ। मल्टीमीटर को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, और ये हमारी स्पीकर दोनों ही आपके इस पे आ गई है। ठीक है, ये मैं निकाल लिया हूँ। अब मैं इस पे पावर दे रहा हूँ।
तो दोस्तों, आपने देखा कि एम्पलीफायर बोर्ड 2.1 चैनल में TDA 2030 में, चाहे ये मार्केट में उपलब्ध जो अभी तत्काल बड़ी आसानी से मिल जाती है ये हो, चाहे इंटेक्स की बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आपको बस IC के पिन आउट को समझने की आवश्यकता है। अगर आप IC के पिन आउट को समझ जाते हैं तो उस कंडीशन में आप किसी भी एम्पलीफायर में कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन के लिए बहुत दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आज मैंने इस छोटे से वीडियो में ये आपको बताया कि किसी भी तरह के बोर्ड पे आप कैसे कोई कनेक्शन कर सकते हैं। और ये मैंने 1 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर पर ही आपको ये लगा के दिखाया है। बहुत छोटी सी ट्रांसफार्मर है, इस पर आप 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर आराम से लगा सकते हैं और आराम से चला सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और अगर आप हीट सिंक को प्रॉपर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो इस पर स्पीकर भी थोड़ी बड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैटेलाइट स्पीकर के अलावा आप थोड़ा बड़ा स्पीकर भी इस्तेमाल करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में नए नए तरह के जानकारी को आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करता रहता हूं। और आप लोगों से भी यह विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि किसी विषय पर जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट पे लिखें। आप लोगों का कमेंट मुझे एक नई दिशा प्रदान करता है और मैं यह समझ पाता हूं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी इच्छा अनुसार मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर आपको दूं। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि मैं किस तरह का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत मायने रखता है इलेक्ट्रॉनिक्स के काम पे। आप हाई टेम्परेचर अगर लेके चलते हैं तो बहुत जगह उसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत छोटे जगहों पर हाई टेम्परेचर से आपका PCB का ट्रैक खराब हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में कि मैं कौन कौन सा आयरन यूज़ करता हूं, कौन से ब्रांड की यूज़ करता हूं, वो किस तरह की पॉइंटेड है या उसकी बीट कैसी है, हर चीज़ की जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।